स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हिंदी माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो दिमाग में यही आता है क्वेश्चन, क्या हिंदी माध्यम से एंथ्रोपोलॉजी में स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन तो यही हमारे दोस्तों के मन में आएगा। तो इसका सिंगल वर्ड में आंसर है हाँ। और इसके प्रमाण के रूप में हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जब टेलीग्राम चैनल पे एंथ्रो मेंटर ग्रुप ढूंढेंगे तो उसमें अपना मार्क्स शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत इजीली 60 से 70% स्कोर किया जा सकता है बहुत कम पढ़ के। क्यों? इसका रीजन है कि जो भी है इसका विषय मानव ही है, और मानव जो हमने प्रैक्टिकल या व्यवहारिक रूप से जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसी के आधार पे हम लिख सकते हैं। तो इसमें रिप्रेजेंट करने का स्कोप बहुत अच्छा है, और जो क्रिएटिविटी भी इसमें बहुत अच्छा है, इसलिए ये मार्क्स क्या फेचिंग ऑप्शनल माना जाता है। ठीक। तो अब आते हैं कि इंग्लिश मीडियम क्यों ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात है कि इंग्लिश मीडियम में टू द पॉइंट क्या है, हमारा मटेरियल है। ठीक है। हिंदी मीडियम में मटेरियल तो है, मटेरियल है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं है। पहला यही लैक हो रहे हैं। जब हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद मटेरियल बनाएंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस पर कोई ऑथर वर्क नहीं किया है कि यूपीपीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के लिए टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार हम क्या निकालें, नोट्स निकालें। जबकि यही हो रहा है इंग्लिश मीडियम में, टू द पॉइंट निकाल रहा है। दूसरा क्या है कि अगर आप देखोगे तो टीचर, अगर एंथ्रोपोलॉजी के टीचर ढूंढोगे तो इंग्लिश मीडियम में सबसे ज्यादा मिलेंगे, हिंदी मीडियम नाम मात्र के बहुत कम होगा। तो यहाँ भी लैक हो जा रहा है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम को गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या लेने में, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने में हिचकिचाते हैं। तो ये श्योर शॉट है कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के रूप में बहुत स्कोरिंग है। हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छा स्कोरिंग है, हमने बता दिया। फर्क ये है कि आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा, और टू द पॉइंट अपना, चाहे इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो भी आपका अपना मटेरियल बनाना पड़ेगा, हिंदी में भी पढ़ोगे तो भी अपना मटेरियल बनाना पड़ेगा। ठीक। तो मटेरियल तो हमें बनाना होगा। दूसरी बात है इन फ्यूचर अगर इसमें एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी मीडियम से पढ़ाने लगे टीचर, हिंदी मीडियम से, तो ये इन फ्यूचर बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होगा यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस के लिए। ये मैं श्योर शॉट कह सकता हूं कि ये रामबाण ऑप्शनल होने वाला है इन फ्यूचर। लेकिन शर्त है कि हिंदी में कोई आए, हिंदी में बताए। जो बच्चों के अंदर या हमारे दोस्तों के अंदर भय बैठा हुआ है इसको कि इंग्लिश मीडियम वाले ही पढ़ पढ़ सकते हैं अच्छे से, या साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए जरूरी है, या मेडिकल मेडिकल बैकग्राउंड का होना जरूरी है, यकीन मानिए इन सब की जरूरत कुछ नहीं है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से जो डर लगता है वो बिल्कुल कुछ नहीं है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम अपना ही स्ट्रक्चर देख के हम आंसर लिख सकते हैं। अपना अपना खुद का स्ट्रक्चर, वहां तो पेपर सामने रहेगा, अपने पैर को देखोगे, अपने हाथ को देखोगे, अपने थोरैक्स को देखोगे, अपने हेड को देखोगे, नोज को देखोगे, उसी के कंपैरिजन करके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी लिख सकते हो। बस उसको लिंक करना है। तो इसी सिलसिले में हमारा एक छोटा सा प्रयास है हिंदी मीडियम के लिए। 3 प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका डिटेल आप लोग एंथ्रो मेंटर ग्रुप पे जाकर देख सकते हैं। और ये प्रोग्राम 1 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले हम आपका एंथ्रो से जो डर लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम ही वाले बेटर कर सकते हैं या साइंस वाले बेटर कर सकते हैं, उस डर को निकालने की कोशिश कर रहा हूं 1 जुलाई तक। ठीक है। 1 जुलाई के बाद हमारा ये तीनों प्रोग्राम लॉन्च हो जाएंगे। ठीक। अगर किसी को डाउट है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है या मैसेज कर सकता है, किस पे, 9044636324 पे। ठीक। तो चलिए पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और पहले लेक्चर में हम लोग समझते हैं कि मानव विज्ञान है क्या, आखिर ऐसी क्या बला है जिससे हम लोग डरते हैं। जब पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, और कहोगे कि इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता, फालतू में डर रहे थे। एक बार
पढ़ के तो देखो। देखो, एंथ्रोपोलॉजी दो वर्ड से बना है, एंथ्रोपो प्लस लोगस। एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन। तो मानव का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? एंथ्रोपोलॉजी है। ये लेमैन की तरह हमने एंथ्रोपोलॉजी को तोड़ा और उससे निकाल दिया। ठीक, तो मानव का वैज्ञानिक अध्ययन ही हम क्या बोल रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोल रहे हैं। अब इससे पहले हम अर्थ पे चले, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपके जो डर है वो बता। सेंटर में है मानव। मानव, आप अपने आप को रखिए। क्या आपका संबंध आर्थिक क्रियाकलाप से है कि नहीं है? हाँ या ना? आर्थिक क्रियाकलाप करते हो? पैसा खर्च करते हो? तो आर्थिक क्रियाकलाप से है। ठीक, क्या आप प्रणाली के राजनीतिक प्रणाली के तत्व हो, अवयव हो, एलिमेंट हो? क्या आप सामाजिक जीवन के प्रमाण हो, सामाजिक जीवन जीते हो? सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या मानो, आप अपने आप को रखो, क्या सांस्कृतिक क्रियाकलाप करते हो? सांस्कृतिक या सांस्कृतिक संस्कृति, कल्चर, कल्चर से जुड़े हुए हो? तो आपका आंसर आएगा हाँ। हम सिर्फ मानव को केंद्र में रखा और ये देख रहे हैं कि ये इतने डायमेंशन आ सकते हैं। क्या हमारा पर्यावरण से कुछ संबंध है? बिल्कुल है। क्या हमारा मनोविज्ञान से या मनोवैज्ञानिक संबंध है? मनोवैज्ञानिक संबंध है? तो हाँ है। तो देखो, मानव आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है, राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा है, सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है, सांस्कृतिक जीवन व्यतीत कर रहा है, पर्यावरण से उसका संबंध है, मनोवैज्ञानिक है, और लास्ट वन क्या? तो मानव एक जैविक प्राणी है कि नहीं है? तो ये भी है। खत्म, मानव विज्ञान खत्म। इतना ही डायमेंशन है। और इतने ही डायमेंशन में आप सारी चीज समाहित कर सकते हो। चाहे डेफिनेशन लिखना है, कुछ भी लिखना है, आप लिख सकते हो। मानव को, अपने आप को केंद्र में रखो और पूछो, क्या तुम आर्थिक क्रियाकलाप करते हो, राजनीतिक प्रणाली के हिस्सा हो, सामाजिक जीवन व्यतीत करते हो, सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करते हो, पर्यावरण से कोई संबंध है, जैविक प्राणी हो कि नहीं हो, क्या तुम्हारा मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ संबंध है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब आते हैं अर्थ पे और अर्थ को देखते हैं। तो देखो, यहां पे हमने लिखा है अर्थ। एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विज्ञान का परिभाषा बताइए। क्वेश्चन है यहां पे, मानव विज्ञान की परिभाषा दीजिए एवं इसके विषय क्षेत्र पे चर्चा कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन उठाएंगे तो मिल जाएगा ये। तो मानव विज्ञान की परिभाषा देना है। अब परिभाषा हम देने जा रहे हैं, जो पीछे पढ़े, डायमेंशन खोले, उसी को हम बोलेंगे। परिभाषा देंगे तो परिभाषा में क्या होगा? और सॉलिड है तो हम अपना कुछ बात कहेंगे, अपने दिमाग से बोलेंगे, कुछ इसमें थिंकर ला देंगे। ठीक, थिंकर ने क्या बोला है, परिभाषा दिया है, और उसके बाद लास्ट में एक लाइन में उसका कहते हैं ना सार लिख देंगे, तो हमारा परिभाषा हो जाएगा। और उसके बाद विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से विषय क्षेत्र समाहित है। अच्छा, इससे पहले देखो, विषय क्षेत्र की बात करें तो विषय क्षेत्र कौन कौन सा आएगा? अगर देखो तो विषय क्षेत्र में आर्थिक आ जाएगा कि नहीं, राजनीतिक आ जाएगा कि नहीं, सामाजिक आ जाएगा कि नहीं, सांस्कृतिक आएगा कि नहीं, पर्यावरण आएगा कि नहीं, जैविक आएगा कि नहीं? यही तो विषय क्षेत्र है इसके। मानव के विषय क्षेत्र हम यहाँ क्रियाकलाप न करके आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में बोलेंगे, सामाजिक क्षेत्र में बोलेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, जैविक के प्राणी के क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र हो गया।
तो यहां से क्षेत्र भी निकल सकता है। बस सोचने के ऊपर है कि आप कैसे सोचते हो। तो अब चलिए हम इसका परिभाषा वाला देखते हैं, कैसे हम परिभाषा लिखेंगे। हम एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। हमने बोला कि मानव विज्ञान का अर्थ यह है कि मानव के जैविक एवं सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन। तो मानव विज्ञान में मानव के जैविक एवं सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सा। थोड़ा सा और जाए तो बोले हैं कि मानवीय जीवन के विविध पक्षों का विश्लेषण करता है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान क्या करता है? मानवीय जीवन के विविध पक्षों के विश्लेषण करता है। विविध पक्ष में हमने वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक, वही है विविध पक्ष। तो वो विविध पक्षों का, चाहे उसे ओपन करके लिखिए चाहे एक लाइन में लिखिए कि मानवीय जीवन के विविध पक्षों का विश्लेषण करते हैं। थोड़ा सा और डीप में चलते हैं तो मानव के जैविक एवं सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों के उद्भव एवं क्रमिक विकास का विश्लेषण करते हैं। जैसे एप है, कपी है, उससे ह्यूमन का क्या होता है? विकास होता है। तो हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, उद्भव विकास बोलते हैं। तो ये जैविक विकास का अध्ययन हो गया। वैसे ही संस्कृति का विकास, अगर संस्कृति का विकास देखें कल्चर का, तो वो भी विभिन्न स्टेज से होते हुए गया है। इसकी चर्चा करेंगे तो विभिन्न स्टेज से होते हुए ये टॉप पे पहुंचा है, नगरीय संस्कृति आया है। ठीक। तो मानव के जैविक एवं सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों के उद्भव एवं क्रमिक विकास का विश्लेषण है मानव विज्ञान। ठीक। एक और स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो मानव के जैविक सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों के अतीत एवं वर्तमान, यहां पे जोड़ दिया अतीत को, पास्ट को भी और वर्तमान को भी, प्रेजेंट को भी। तो अतीत एवं वर्तमान का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब इससे भी सिंपल अगर हम बोलें, एक लाइन में कहें डिफाइन करने के लिए कि एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करो, तो हम सिंपल सा एक वर्ड में, कहीं ये मिलेगा नहीं आपको नोट्स में, कहीं किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, कि मानव विज्ञान मानव का गर्भ से कब्र तक का अध्ययन है। मानव विज्ञान मानव का गर्भ से कब्र तक का अध्ययन है। तो गर्भ से कब्र तक के बीच में जितने आपने पढ़ा पीछे, आप जितने डायमेंशन खोले, वो डायमेंशन को खोल के देखोगे तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। एक लाइन में बोला, थोड़ा और व्यवस्थित करते हैं, थोड़ा और इसमें सुधार लाते हैं डेफिनेशन में। बोले कि मानव का गर्भ से कब्र तक का अतीत एवं वर्तमान का अध्ययन है। अतीत और वर्तमान भी जोड़ दिए, उसका अध्ययन इसमें जोड़ दिए कि वो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विज्ञान है। तो हमने अर्थ इतने टाइप में, जो भी आपको पसंद आए आप लिखो, आपका कलम नहीं रुक सकता है अगर समझ गए। अब आता है कि जब ये बात बोल दिए, अपने तरफ से बोल दिए, सोच समझ के बोले, तो किसी थिंकर का भी तो नाम आना चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन लो। सॉल्यूशन ये है कि जो हर्स्कोविड है, हर्स्कोविड ने बोला था कि मानव विज्ञान मानव एवं उसकी कृतियों का अध्ययन है। याद करना बड़ा आसान है। मानव एवं उसके कृतियों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। कौन? हर्स्कोविड। यहां मानव का अर्थ क्या है? जैविकीय प्राणी से है। कृतियों का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक क्रियाकलाप से है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप में सारे डायमेंशन आ जाएंगे, तो वही डायमेंशन घूम के फिर के ये हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोल रहे हैं। दूसरा देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं क्लुकहॉर्न। क्लुकहॉर्न ने क्या बोला कि मानव विज्ञान मानव के लिए दर्पण के समान है। कैसा है? दर्पण के समान है, जिसमें वह अपने अतीत का प्रतिबिंब देखता है। अपने अतीत का प्रतिबिंब देखकर वर्तमान को समझने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आईबीसी, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की संस्कृति कुछ और थी। ठीक है, संस्कृति कुछ और थी। तो अपने अतीत का, जैसे अभी हम वर्तमान में खड़ा होकर देखें तो हम अपने अतीत के प्रतिबिंब को देखेंगे कि ये हमारे पीछे ऐसे ऐसे संस्कृतियां हो चुकी हैं। वैदिक संस्कृति है जिसमें वैदिक बोलबाला था। ठीक है, उसमें जितने वैदिक साहित्य थे, कर्मकांड का बोलबाला था। तो वो संस्कृति, अभी की संस्कृति में अंतर आ गया है। क्या अभी वैदिक संस्कृति जैसे कर्मकांड
और उस साहित्य का देखें तो ह्रास हो रहा है या कमी देखी जा रही है। तो वही बोल रहे हैं क्लूखॉन, क्या बोल रहे हैं कि वह अपने अतीत का प्रतिबिंब को देखता है और वर्तमान को समझने का प्रयास करता है कि आखिर हम वैदिक में जो कर्म कांड था वो कर्म कांड छोड़ क्यों दिए। तो अतीत में जो हमारा वैदिक कर्मकांड था, वर्तमान समय में खड़े हैं तो हम कर्मकांड उतना फेवर जितना वैदिक काल में था अभी क्यों नहीं है, तो उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? तो क्लूखॉन ने बोला कि मानव के लिए दर्पण के समान है क्या, मानव विज्ञान, जिसमें वह अपने अतीत का प्रतिबिंब को देखता है और वर्तमान को समझने का प्रयास करता है। ठीक, तो दो थिंकर भी ला दिए। अब देखो इसमें कहा जाए कि एक सॉलिड डिफिनीशन दो, तो सॉलिड डिफिनीशन देखें तो ये लाइन हम दे सकते हैं, क्या है इसमें सब कुछ समाहित कर दिए हैं, ओपन करके लिख दिए हैं कि मानव विज्ञान मानव का समग्र रूप से अध्ययन करता है, जिसमें मनुष्य के जैविकीय, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो आप इसको रटोगे नहीं, अपने से बना के ये लिख सकते हो। सबका अलग अलग लैंग्वेज होगा, अपने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दो थिंकर ने जो बोला वो कोई इतर नहीं बोला जो हमने बताया है। ठीक, तो ये हमारा परिभाषा हो गया और समझ मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि मानव विज्ञान है क्या, एंथ्रोपोलॉजी है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इस पे कि मानव विज्ञान के विषय क्षेत्र बताइए। तो मानव विज्ञान के विषय क्षेत्र में अगर हम एक एक लाइन लिखें, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वहां भी प्रेजेंटेशन का भी है, तो हम बोले जैविकीय, जैविकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, फिर से यहां पे बोले कि मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। ठीक, यहां पे क्षेत्र हम बोल दें कि ऐतिहासिक, आर्थिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, और एक जोड़ दें यहां पे हम क्या, तो काल एवं स्थान। ठीक है, काल एवं स्थान की जगह सभी काल कर लो, सभी सभी काल एवं सभी स्थानों का अध्ययन है ये। और थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ा दें तो केवल एक समूह का नहीं, एक मानवीय समूह का नहीं, बल्कि विश्व के सभी मानवीय समूह का अध्ययन करता है। अब ये हमारा क्षेत्र है, अब इसको कैसे भी लिखो अपने लैंग्वेज में, सब सही होगा। जैसे हम बोल रहे हैं, एक एक स्टेप हम बढ़ते जाएंगे कि मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र मानव के मानवीय मानव के जैविकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक का अतीत एवं वर्तमान का अध्ययन करता है। फिर बोले कि मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र मानव के ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों का अध्ययन करना है, मानव के। फिर बोले कि मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र मानव के सभी काल एवं सभी स्थानों के लोगों का अध्ययन करना है। फिर बोले कि मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र केवल एक मानवीय समूह का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि विश्व के सभी मानवीय समूहों का अध्ययन करना है। हो गया, विषय क्षेत्र क्या रटना पड़ा। आप मानव के विषय क्षेत्र देख के ऐसे डायमेंशन करके लिखो और एक पैराग्राफ में लिख दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो मानव विज्ञान के विषय क्षेत्र भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक चीज और बता दें कि मानव विज्ञान के विषय क्षेत्र बोल दें कि अति व्यापक है। क्या बोल दें? अति व्यापक है, जिसमें मानववेत्ता क्या करते हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि प्राचीन एवं आधुनिक मानव दोनों के क्या कर देंगे, थोड़ा सा विस्तार कर दें कि जैविक जो बोले हैं उसकी जगह शारीरिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक
सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों के अध्ययन के आधार पे, शारीरिक सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पे ही मानव एवं संस्कृति के, क्या, मानव एवं संस्कृति के उद्विकास से संबंधित निष्कर्ष स्थापित करने में सक्षम होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो या सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि इसमें मानव के शारीरिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक के उद्विकास एवं लक्षणों का क्रमिक अध्ययन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो पहला है कि मानव विज्ञान का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो मानव विज्ञान का एम अगर देखें, उद्देश्य क्या है, क्यों एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है, तो मानव विज्ञान में देखें तो इसमें हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। एक तो सैद्धांतिक पढ़ते हैं, सैद्धांतिक पढ़ते हैं, और एक व्यवहारिक। ठीक है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन करते हैं इसमें मानव विज्ञान। किसके बारे में, तो मानव के बारे में हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, मानव के बारे में जानना, मानव के बारे में जानना, और मानव जीवन में क्या क्या उपयोगिता है इसका, मानव विज्ञान का, उसको एक्सप्लोर करना। तो पहला है कि मानव विज्ञान के बारे में जानना, मानव के बारे में जानना। ठीक है, क्योंकि सेंटर में मानव है तो मानव के बारे में जानना है इसका उद्देश्य मेन। जैसे मानव के जीवन से संबंधित शोध करना, कि मानव, जैसे एग्जांपल ले लो, एक एप है, एप से मानव कैसे बना, तो मानव का जीवन कैसे आया, इसके बारे में शोध करना। अगर मानव को कोई समस्या हो रहा है, तो उसकी समस्या का समाधान करना, ये मानव विज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है, और क्या उद्देश्य हो सकता है, तो मानव के समाज का पुनर्निर्माण करना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति का साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसी संस्कृति होगी। अभी तो आईबीसी के बारे में या सिंधु सभ्यता के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, साक्ष्य के आधार पे ही हम क्या लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसी संस्कृति होगी, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। ठीक है, तो समाज का पुनर्निर्माण करना, मानव का कल्याण करना, इसका उद्देश्य और क्या है, मानव का कल्याण करना और उत्थान करना, ये भी एक उद्देश्य है। तो मानव विज्ञान का उद्देश्य क्या है, पहला है तो कि मानव के बारे में सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करना। दूसरा क्या हो सकता है कि मानव के बारे में समस्या अगर कोई है तो उसका समाधान करना। तीसरा हो सकता है कि मानव के समाज का पुनर्निर्माण करना। ठीक है, और लास्ट में लिख सकते हो कि मानव के कल्याण और उत्थान का मेन उद्देश्य है मानव विज्ञान का। तो ये मानव विज्ञान का उद्देश्य हो गया। ठीक, अब देखें उपयोगिता के, कि मानव विज्ञान का क्या उपयोगिता है। अगर उपयोगिता डिटेल में देखेंगे, जब हम एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांच पढ़ेंगे तो हर एक ब्रांच का उपयोगिता देखेंगे, लेकिन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी को, तो बड़ा सिंपल वे में देखेंगे क्या क्या उपयोगिता होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो इससे जो भी बच्चे पढ़ेंगे, छात्र छात्राएं पढ़ेंगे, उनको मानवता के बारे में जानकारी होगी। मानवता की क्या होगी, जानकारी होगी। ठीक है, दूसरी बात है क्या, मानवीय संवेदनाओं का विकास होगा। ठीक, और क्या हो सकता है, तो मानव विज्ञान से जो मानव वैज्ञानिक होंगे वो पेशेवर के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट
पेशेवर के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मानव विज्ञान के अध्ययन से वैश्विक वैश्विक चेतना का विकास होगा। वो विभिन्न संस्कृतियों को, समाज को जानेगा, उसके बारे में समझेगा, किसी संस्कृति को हीन भाव से नहीं देखेगा, किसी कल्चर को हीन भाव से नहीं देख सकता। तो एक वैश्विक चेतना का विकास होगा। ठीक है। और इसकी उपयोगिता और भी क्या होगा कि मानव जो विज्ञानी होंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, वो अन्य संस्कृतियों के मूल्यांकन में, जो अपनी संस्कृति से इतर होगा, उन अन्य संस्कृतियों के मूल्यांकन में सक्षम हो जाएंगे। तो अन्य संस्कृति का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक। सहिष्णुता का भाव आएगा। अगर देखें, सहिष्णुता का भाव आएगा। जितने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे उनमें सहिष्णुता के भाव आएगा। ये नहीं होगा कि हमारा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, ऐसी भावना नहीं आएगी। अगर वाकई एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये ही होगा। अगर कोई निर्जातीय संघर्ष है, इथिकल या इथनिक इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, निर्जातीय संघर्ष है, जैसे मुसलमान और हिंदू धर्म में देखा जाता है। ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, या इसका समाधान कर देगा। कौन करेगा? एंथ्रोपोलॉजी ही करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर प्रजाति, जैसे था ना कि ब्रिटिश वाले बोलते थे कि हम प्रजाति, रेस के मामले में हम अव्वल हैं, और हमें भेजा ही है गॉड ने तुम लोग पे, काले लोगों पे क्या करने के लिए? राज करने के लिए। तो ये जो प्रजातीय मिथक है ना, उसका निराकरण कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजी ही करता है। ये बताता है कि कोई भी प्रजाति किसी प्रजाति से बड़ा नहीं है, सब एक समान है, और कोई श्रेष्ठ नहीं है इसमें। जैसे ब्रिटिश वाले बोलते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, गोरे लोग श्रेष्ठ हैं, काले लोग हमारे अंडर काम करेंगे। तो ये श्रेष्ठ की भावना नहीं होगी, और ये एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू ही सिद्ध हुआ कि कोई भी प्रजाति या रेस श्रेष्ठ नहीं है। और ये भी बताता है एंथ्रोपोलॉजी कि जो बौद्धिकता है या माइंड डेवलपमेंट है, उसका प्रजाति से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गोरे हो तो बहुत बुद्धिमान हो गए, नहीं, काले लोग भी हो सकते हैं बुद्धिमान। तो इसका कोई संबंध नहीं है। ये कौन बताता है? एंथ्रोपोलॉजी ही बताता है। ठीक। इसकी उपयोगिता क्या है? बहुत, ये तो बोलते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो औद्योगिक जो भी संबंध है, औद्योगिकरण के समय में औद्योगिक संबंध आया, उसको बेहतर बनाने में भी इसकी उपयोगिता है। अगर मान लो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो जनसंख्या नियंत्रण में भी एंथ्रोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उपयोगिता है। ग्रामीण क्षेत्र का, विलेज, एसटी, एससी, ओबीसी का उत्थान करना है, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी के बिना हो ही नहीं सकता है। या कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो सकता है, कोई भी स्कीम सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक एंथ्रोपोलॉजी अपना रिपोर्ट के अनुसार, कोई रिपोर्ट के अनुसार ना बोले कि ऐसा करो। एसटी में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, तो एंथ्रोपोलॉजी की उपयोगिता यहां पे है। कहने का मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी की उपयोगिता बहुत है। आप लिखते रह जाओगे, कितना लिखोगे? तो स्टार्ट करोगे कहां से कि देखो, हम सिंपल वे में बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जाओ। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखते वक्त टाइम बर्बाद होता है, इसलिए कम कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो पहले बोलो मानवता, मानवता की जानकारी होगी अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये एक होगा। दूसरा क्या होगा? मानवीय मानवीय संवेदनाओं संवेदनाओं का विकास होगा। ठीक है। तीसरा यहीं से बोल दोगे, सहिष्णुता में वृद्धि होगी।
ठीक, सहिष्णुता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्या बोल सकते हो? नेक्स्ट बोल सकते हो कि जो भी संघर्ष है, किसमें? निर्जातीय संघर्ष या इथनिक संघर्ष बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। निर्जातीय निर्जातीय संघर्ष के निराकरण में नेक्स्ट ये होगा कि किसी संस्कृति का मूल्यांकन करना हो, संस्कृति का मूल्यांकन करना हो तो एंथ्रोपोलॉजी का उपयोगिता है। नेक्स्ट में क्या होगा कि इससे वैश्विक चेतना का विकास होगा, वैश्विक चेतना का विकास होगा। ठीक है, पेशेवर के रूप में काम कर सकते हैं, पेशेवर के रूप में काम कर सकता है अगर एंथ्रोपोलॉजी होगा तो, पढ़ेगा कोई तो। ठीक, और इसमें अगर देखें तो प्रजातीय प्रजातीय मिथक को तोड़ने में इसकी उपयोगिता है। जनसंख्या नियंत्रण में, जनसंख्या नियंत्रण में क्या होगा? प्रभावी हो सकता है, इसकी उपयोगिता देखा जा सकता है। विलेज या ग्रामीण क्षेत्र के विकास, एसटी का विकास, ओबीसी के विकास, एससी का विकास में प्रभावी होगा। तो ये सामाजिक उत्थान में बोले, सामाजिक उत्थान में सब आ जाएंगे। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में, आर्थिक उत्थान में क्या होगा? मानव विज्ञान की उपयोगिता देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि औद्योगिक औद्योगिक संबंध को औद्योगिक संबंध को बेहतर बनाने में भी क्या कर सकता है? इसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो इस तरह हम बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ये तो अभी नॉर्मल लेमैन की तरह बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, जब मानव एक मानव दूसरे मानव को समझने लगेगा, जब ये हो जाएगा कि तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति से भिन्न नहीं है, तो फिर कन्फ्लिक्ट कहां से होगा? जब ये बात बोलेगा कि तुम्हारा धर्म हमारे धर्म से कोई अंतर नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट होने की बात ही नहीं होगा, कोई श्रेष्ठ होने की बात ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी उपयोगिता देख सकते हैं। अब आते हैं कि मानव विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विज्ञान का परिभाषा बताइए तथा इसका समाजशास्त्र से अंतर संबंध या संबंध स्थापित करिए। ऐसे ही सारे डायमेंशन दे सकता है। तो देखो, मानव विज्ञान तो हम लोग पढ़ लिए, जान भी लिए कि मानव विज्ञान क्या होता है। तो इसके साथ अन्य विषय के साथ देखें तो भू विज्ञान से भी संबंध है, चिकित्सा विज्ञान से भी संबंध है, जीव विज्ञान से संबंध है और सामाजिक विज्ञान से भी संबंध है। तो ये चार विषय हैं, इनसे भी इनका संबंध है। तो भू विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से गहन रूप से अंतः संबंध है। किसका? मानव विज्ञान का। और कैसे संबंध है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जब एग्जाम में अगर सामाजिक विज्ञान दे दिया, सोशल साइंस बोल दिया, तो आप इन सारे आयाम को लिखोगे। सोशल साइंस में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और इतिहास ये सब आते हैं। अर्थात मानव विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध है, मानव विज्ञान का मनोविज्ञान से संबंध है, मानव विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध है, मानव विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान से भी संबंध है, मानव विज्ञान का इतिहास से भी संबंध है। तो ये एक डायग्राम अगर पूछे कि अन्य विषयों का संबंध बताओ, तो ये डायग्राम बना के और जो पूछ रहा है उसको लिख दोगे, तो ये एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो मानव विज्ञान का किस किस विषयों के साथ संबंध है और जो पूछा वो बता दिया। तो ये एक फ्लो डायग्राम बना सकते हो। ठीक, अब चलते हैं, पढ़ते हैं एक एक। पहला हम लोग पढ़ते हैं मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के साथ संबंध। तो इन दोनों के बीच में संबंध में देखें तो जब भी संबंध पूछा जाए, क्वेश्चन में ध्यान रखना, संबंध पूछा जाए तो दो चीजें जरूर बताना। एक तो इन दोनों के बीच में समानता क्या है, समानता क्या है वो कैसे दिखाओगे? तो जैसे यहां पे दे दिया मानव विज्ञान, ठीक है, इससे कुछ संबंध है, अंतर संबंध है। ये एरिया, ये मान लो एंथ्रोपोलॉजी है और ये समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी। तो ये जो विषय है, जो क्षेत्र है, ये अंतर संबंध है, अंतर संबंध है। तो ये दोनों के बीच में कॉमन है तो समानता बताओगे और फिर इसके बीच में अंतर बता दोगे, तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसी आधार पे मानव विज्ञान के सारे सब्जेक्ट के साथ संबंध देखेंगे और बड़ा आसान से लिखेंगे
आसानी से लिखेंगे। क्यों? देखो, जब भी हमें अगर मान लो बहुत लेंदी लिखना है तो पहले एक तो फ्लो चार्ट डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर टेंस नहीं होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विज्ञान लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया समाजशास्त्र और इसमें बोल दिया कि अंतः संबंध, अंतः संबंध। ठीक है, अब अंतः संबंध लिखा और इस पे हमने पॉइंट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहां संबंध लिख के अंतर संबंध 4-5 लाइन दे दिया। उसके बाद हमने दूसरे में बोला कि हाँ, अंतर संबंध तो है लेकिन इन दोनों विषयों में कुछ अंतर भी है, और फिर यहां से 1 2 3 ऐसे करके अंतर बता दिया और कंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो पहला हमारा ये है कि मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध पे चर्चा कर रही है। तो हम क्या करेंगे, एक बताया कि बॉक्स बनाएंगे, दोनों को ऐसे करके अंतर संबंध एरिया लिखेंगे और पॉइंट यहाँ पे देंगे, अंतर संबंध लिख के और पॉइंट देंगे। लेकिन इससे पहले ये डायग्राम बनाने से पहले एक छोटा सा लाइन लिख के बता देना है कि मानव विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र क्या है। तो बोलोगे कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन। क्या? मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है। यहाँ पे छोटा सा बस हमको एक्सप्लोर नहीं करना, अगर लगे कि हाँ और एक्सप्लोर करना है तो हमने जो इतना डिफिनेशन बताया है कोई भी उठा के लिख सकते हो। जबकि समाजशास्त्र क्या करता है, मुख्यतः मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है, मुख्यतः मानव के सामाजिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। यहां बता दिया। ठीक है, और ये बोलेंगे कि ये दोनों विषय क्या है, एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हुए हैं, अंतः संबंधित हैं गहन रूप से। और फिर हम बताएंगे अंतः संबंधित हैं तो इसके लिखने के एक तरीका तो वो भी बताया कि समानता लिख दो और अंतर लिख दो। तो पहला समानता लिखोगे, दूसरा अंतर। हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो पहला लिखेंगे अंतर संबंध में कि दोनों क्या करते हैं, दोनों सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर, दोनों विषय में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे कि दोनों विषय में सामाजिक संरचना, समाज का कैसा संरचना, सामाजिक संस्था जैसे विवाह है, परिवार है, सामाजिक संस्था। ठीक है, नातेदारी या रिश्तेदारी जो भी है बोलो, नातेदारी। ठीक है, प्राचीन समाज या जनजाति या कोई वर्ग हो, ओबीसी। ठीक है, लोक समाज का दोनों विषयों में अध्ययन किया जाता है। तो दोनों में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पहला अंतर संबंध बताया, दोनों में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था, नातेदारी, विवाह, परिवार आदि का बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जितना डायमेंशन खोल सकते हो यहाँ खोलो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक, इसमें नगरीय समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, आर्थिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब जोड़ सकते हो। धर्म प्रथा, इसमें समाज में ही तो आता है, धर्म प्रथा, रीति रिवाज आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसको जितना विस्तार कर सकते हो, समाज में क्या क्या आता है, वो कृषक समाज आता है, नगरीय समाज आता है, औद्योगिक समाज आता है, उत्तर औद्योगिक समाज आता है। बस अपने इर्द गिर्द देख के अपने शब्दों को बिरो लो। ठीक है, धर्म प्रथा, इस सब का अध्ययन इन दोनों में किया जाता है। ठीक है, अब दोनों में कुछ ना कुछ शोध कार्य होगा, तो तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, तथ्यों के आधार पे दोनों में क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। दोनों में अगर देखेंगे तो शोध के लिए क्या क्या प्रविधि अपनाया जाता है, मेथड क्या क्या अपनाया जाता है। तो एक सर्वे होता है, सर्वे मतलब सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वे। ठीक है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, अनुसूची बनाया जाता है, प्रश्नावली बनाया जाता है, केस स्टडी किया जाता है। इनके माध्यम से इन दोनों में क्या किया जाता है, इन पद्धति का प्रयोग करके शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो इन दोनों में समानता हमने दिखा दिया, अंतर संबंध भी दिखा दिया। तो समझ रहे हो कि ये हम जो शोध, इसे घबराओ नहीं, ये हम लोग का एक टॉपिक ही है कि शोध के लिए क्या क्या प्रविधि या मेथड अपनाते हैं,
वो सारा जब वो पढ़ लोगे, बस अभी दिमाग में बैठा लो कि सर्वे किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, साक्षात्कार होता है, अनुसूची किया जाता है, केस स्टडी किया जाता है, इनके आधार पे आंकड़ा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उस पर रिसर्च करके हम अंतः संबंध बताते हैं या किसी तथ्य के निष्कर्ष पे जाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा मानव विज्ञान और समाज शास्त्र के साथ क्या हो गया, संबंध हो गया, अंतर। अब आ गया कि जब संबंध लिख लेंगे, ये भी 150 वर्ड में आएगा, इससे ज्यादा आपको लिखने को मिलेगा नहीं। जब संबंध लिख लोगे तो अब अंतर लिखने के लिए आ जाएगा। तो अंतर क्या करोगे, सीधे सीधे बॉक्स बनाओगे और बोलोगे एक लाइन, क्या बोलोगे कि मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र, मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र दोनों दोनों गहन रूप से अंतर संबंधित हैं, जो ऊपर बता दिया है। किंतु इसके बावजूद भी इन दोनों विषयों में कुछ मूलभूत अंतर है, और अंतर हमने ये लिख दिया एक लाइन, और उसके बाद अंतर लिख दिया। अब अंतर में हम बोलेंगे कि यहाँ पे मानव की समग्रता का अध्ययन किया जाता है, समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में। जबकि इसमें क्या होता है, मानव के सामाजिक, केवल मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसमें क्या बोलोगे, ये बोलोगे कि इसमें जैविकी अध्ययन किया जाता है, मानव के जैविकी है, बायोलॉजिकल अध्ययन किया जाता है कि नहीं, जबकि समाजशास्त्र में हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। इसमें देखेंगे तो इसमें सरल समाज मतलब जो प्राचीन समाज है, जो पिछड़ा एसटी है या जो भी जनजाति हैं, उनको सरल समाज बोलता है। तो ये सरल समाज पे क्या करता है, फोकस करता है स्टडी में, ठीक है। जबकि ये क्या करता है, जटिल समाज को अध्ययन करता है। जटिल समाज क्या है, जो अभी आधुनिक समाज है, उसका अध्ययन करता है कौन, समाजशास्त्र। फिर इधर लिखोगे कि इसमें इसमें मानव का समाज का तो अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, वो मैक्रो स्टडी होता है, ठीक है। ये सूक्ष्मता से एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। फिर क्या बताओगे कि इसमें एंथ्रोपोलॉजी में अगर देखें तो क्षेत्र कार्य का हेल्प लिया जाता है। तो क्षेत्र कार्य क्या होता है, जैसे कि मान लो कि किसी क्षेत्र का स्टडी करना, मान लो कि ये यहाँ पे है, कोई जनजाति है यहाँ पे रहती है इस एरिया में, तो कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाएगा, इनके साथ रहेगा, इस क्षेत्र में रहेगा, और रह के वो डाटा इकट्ठा करेगा और फिर जाके कुछ कंक्लूजन निकालेगा कि हाँ इनकी संस्कृति ऐसी है वैसी है इन डाटा पे। तो ये क्षेत्र कार्य करेगा, उसमें कैसा करेगा, सहभागी सहभागी अवलोकन सहभागी अवलोकन, इससे घबराना नहीं, सहभागी अवलोकन। क्यों सहभागी अवलोकन बोल रहे हैं कि ये जो जनजाति है इस एरिया में, वो जाके वहां पे रह रहा है, तो वहां पे उस जनजाति के साथ सहभाग कर रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां पे रह रहा है, और उसमें जो चीजें देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, उसका डाटा इकट्ठा कर रहा है। तो इसको ही बोलते हैं सहभागी अवलोकन, ठीक है। तो सहभागी अवलोकन के द्वारा डाटा इकट्ठा करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। जबकि समाज शास्त्र ये क्या करता है, सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है, ठीक है, सर्वेक्षण पे बल देता है, ये जाके रहता नहीं है, क्षेत्र कार्य नहीं करता। तो ये हमारा अंतर हो गया। और फिर बोलोगे कि लास्ट में कंक्लूड कर दोगे एक लैंग्वेज लिख के कि दोनों में मूलभूत अंतर होते हुए भी ये दोनों मानव विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। खत्म हो गया ये टॉपिक, ठीक। तो ये मानव विज्ञान एवं समाज का हो गया। वैसे ही मानव विज्ञान और मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का देखें तो एक लाइन में डिफिनेशन दो कि मानव विज्ञान, एक ही लाइन में बोलो कि मानव का समग्रता में अध्ययन करता है, वही मनोविज्ञान मुख्यतः मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, हो गया। किंतु दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अब फिर पॉइंट स्टार्ट कर दो समानता वाला। तो दोनों में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दोनों में मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर क्या बोलोगे
कि दोनों में संस्कृति और व्यक्तित्व परंपरा का विकास के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें संस्कृति संस्कृति दोनों में संस्कृति एवं व्यक्तित्व व्यक्तित्व परंपरा का विकास विकास के साथ साथ विकास के साथ साथ राष्ट्रीय राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे कहें कि मान लो कि संस्कृति और व्यक्तित्व परंपरा का विकास, समझ रहे हो कि यहाँ पे ये भारत है, ये अमेरिका है, दोनों में संस्कृति का कल्चर क्या है, डिफरेंस है। दोनों में अगर व्यक्तित्व देखें, पर्सनालिटी में, तो दोनों में अंतर पाएगा। तो इन दोनों में कैसे विकास हुआ, अलग अलग स्टेप होगा। और इन दोनों की व्यक्तित्व और संस्कृत कल्चर के विकास में जो अंतर होगा, वही अंतर राष्ट्रीय चरित्र को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भैया, अमेरिका वाले ऐसे होते हैं, भारत वाले ऐसे होते हैं। ठीक, वो किस पे किया जाता है, कल्चर के आधार पे ही बोला जाता है, या व्यक्तित्व और पर्सनालिटी के आधार पे ही बोला जाता है। ठीक है, क्यों भारत इतना गुणगान करता है अपने कल्चर का, अमेरिका अपने गुणगान नहीं करता है, क्यों अपने कल्चर का? तो इन दोनों के अंतर पे किया जाता है। ठीक, फिर दोनों अध्ययन करते हैं। अगर देखें, तीसरा पॉइंट लिखें तो दोनों मानव व्यवहार के अध्ययन में मानव व्यवहार के अध्ययन में आईक्यू परीक्षण विधि का उपयोग करते हैं। तो मानव व्यवहार के अध्ययन में ये दोनों ही, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान, ये दोनों ही मानव व्यवहार के अध्ययन में क्या, आईक्यू परीक्षण विधि का उपयोग करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो अंतर संबंध में हमने बताया कि मानव दोनों क्या है, मानव व्यवहार के अध्ययन करते हैं। दोनों ही सांस्कृतिक और व्यक्तित्व परंपरा का विकास के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं ये। ठीक, और दोनों में क्या है, मानव व्यवहार के अध्ययन में आईक्यू परीक्षण प्रविधि का या मेथड का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, समानता हो गया। अब समानता के अलावा आप चलते हैं, हम लोग क्या लिख देंगे, अंतर लिख लेंगे। अब अंतर देखो, वही सेम मेथड अपनाएंगे कि अंतर क्या करना है। तो एक तरफ एंथ्रोपोलॉजी लिखेंगे और एक तरफ साइकोलॉजी लिखेंगे या मनोविज्ञान लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि ये समग्रता से अध्ययन करता है मानव के, या संपूर्ण अध्ययन करता है, या समग्रता रूप से अध्ययन करता है। साइकोलॉजी में क्या है, मुख्यतः मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें बोलेंगे कि इसमें संस्कृति का अध्ययन मानव के व्यवहार के संदर्भ में अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे कि संस्कृति का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पे बताएंगे मानव का व्यवहार संस्कृति के। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा और इससे संस्कृति का अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, कहने का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि हम कहें कि दो, एक इंडियन है और कोई ब्रिटिश है, दोनों के कल्चर पे, जैसा इंडियन का कल्चर अलग है, ब्रिटिश का कल्चर है, कल्चर के आधार पे मानव के व्यवहार का हम अनुमान लगा सकते हैं। ब्रिटिश के कल्चर जो होगा उसके आधार पे उनके मानव का व्यवहार का, ब्रिटिशों के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सहिष्णुता देखें तो इंडियन में ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इनके कल्चर में है। वहीं ब्रिटिश वाले को देखें तो सहिष्णुता उनके कल्चर में ना है, तो ये कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, उनके मानव व्यवहार के रूप में दिखेगा। ठीक, सहिष्णुता की कमी दिखेगी जितना भारतीयों में दिखेगा। मेरे बात कहने के बाद समझ रहे होंगे। जैसे व्यवहार, इसमें क्या है कि मनोविज्ञान में पहले मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और संस्कृति का अनुमान लगाया, तो ये एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, समूह व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, समूह के व्यवहार का।
पूरे समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वहां पे इंडिविजुअल नहीं होता है, लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल किया जाता है। फिर अंतर देखें तो इसमें जैविकीय उद्विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। जैविकीय उद्विकास एवोल्यूशन कैसे हुआ, जबकि इसमें क्या होगा, अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें फिर बोल देंगे कि क्षेत्र कार्य का क्या, क्षेत्र कार्य का उपयोग किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, जबकि इसमें क्या है कि शोध में क्या होगा, प्रयोग पे, एक्सपेरिमेंट पे या प्रयोग पे आधारित होगा इसका रिसर्च कार्य। अब इसका रिसर्च किस पे होगा, क्षेत्र कार्य पे होगा। तो इन दोनों का अंतर भी हो जाएगा और सेम कंक्लूजन इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र में, देखते हैं क्या समानता है और क्या अंतर है, ठीक है। तो मानव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के बीच में संबंध देखते हैं। तो फिर वही है कि यहाँ पे एक लाइन में डिफिनेशन इन दोनों का देंगे, एक एक छोटे लाइन में। मानव विज्ञान क्या है, मानव का समग्रता में अध्ययन करता है मानव विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, ठीक है। और फिर बोलेंगे कि दोनों विषय में एक दूसरे, दोनों विषय एक दूसरे रूप से क्या है, गहन रूप से संबंधित है। फिर ये डायग्राम बनाएंगे, इसको एरिया करेंगे, ये अंतर संबंध दिखाएंगे, और अंतर संबंध के बाद हम क्या करेंगे, उनमें जो समानता होगा उसको लिख देंगे पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज में लिखेंगे क्या, तो दोनों मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, दोनों करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल देंगे कि मानव के आर्थिक आर्थिक क्रियाकलापों क्रियाकलापों पर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभावों का आकलन करते हैं। क्या पहला बताया कि मानव के आर्थिक गतिविधियों, दोनों विषय क्या करते हैं, मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। दोनों आर्थिक क्रियाकलापों के, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभावों का आकलन करते हैं कि कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दोनों में क्या है कि दोनों आधुनिक, जो आधुनिक बाजार है उसको समझने के लिए, आधुनिक बाजार को समझने के लिए अतीत के आर्थिक प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों ही विषय जो आधुनिक बाजार है उसको समझने के लिए क्या करेंगे कि अतीत का जो आर्थिक प्रणाली है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर कहें कि फिर से बोलें कि संस्कृति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और अर्थव्यवस्था संस्कृति को प्रभावित करती है, तो दोनों ही सही होगा। दोनों, संस्कृति क्या करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और जैसा अर्थव्यवस्था होगा वैसे ही संस्कृति भी चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। औद्योगिक समाज का कुछ और होगा, सरल समाज का कुछ और होगा, ग्रामीण समाज का कुछ और होगा। तो जैसा अर्थव्यवस्था होगा, अगर मान लो कृषि अर्थव्यवस्था है तो उसी तरह की संस्कृति होगी। अगर मान लो कि औद्योगिक समाज है जहां पे उद्योग किया जाता है, तो औद्योगिक समाज में उसकी कल्चर अलग होगी, और वैसी वर्षा सही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम अंतर संबंध दिखाएंगे। अंतर संबंध के बाद हम लोग आ जाएंगे अंतर दिखाने में, ठीक है। तो अब देखो अंतर, ये सारे हमारे मटेरियल जो हैंड रिटन मटेरियल होगा उसमें मिल जाएगा, आपको लिखा हुआ, कोई नोट्स बनाना नहीं होगा। अच्छा, 1 जुलाई से जो स्टार्ट करेंगे उसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझते चलो, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है अगर बता रहे हैं कोई, तो उस एक्स्ट्रा को
ऐड करना है तो आप कहीं लिख लो या अलग कॉपी बना लो, नोट्स बना लो या अलग पेज में नोट कर लो और उसको लगा लो। ठीक। अब देखो कि दोनों में अंतर संबंध तो देख लिया, अब अंतर क्या है? तो फिर से वही बात है कि अंतर हम जब लिखने जाएंगे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी, दोनों में देखेंगे तो ये मानव के समग्रता से या संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है, जबकि इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्र स्वतंत्र आर्थिक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसमें अगर देखें तो प्राचीन जो समाज है या सरल समाज है, इसी को सरल समाज बोलते हैं। अगर सरल समाज है, ठीक है, सरल समाज के आर्थिक क्रियाकलापों को समझने पे मुख्यतः फोकस होता है। तो प्राचीन समाज या सरल समाज के आर्थिक क्रियाकलापों को समझने पे मेन फोकस होता है किसका? मानव विज्ञान का होता है, एंथ्रोपोलॉजी का होता है। वहीं इसका क्या है? जटिल समाज या आधुनिक समाज के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको समझने का प्रयास करता है। ठीक है, क्लाप को समझता है। ठीक। वहीं अगर देखें कि मानव के इसमें एंथ्रोपोलॉजी वाले में देखें तो मानव के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पे जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उसके आधार पे आर्थिक गतिविधियां समझता है। आर्थिक गतिविधियां समझता है कौन? एंथ्रोपोलॉजी। जबकि यही इसमें अंतर देखें तो ये जटिल आर्थिक गतिविधि से संबंधित होता है। तो ये जटिल जितना है सरल तो नहीं होता है, ये जटिल आर्थिक गतिविधि से संबंधित होता है। ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अंतर लिख सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। जितना आप सोच सकते हो उतना लिख सकते हो। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जब भी आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन में 15 तो एक तो परिभाषा आएगा और कोई एक सब्जेक्ट इसमें जितना पढ़ रहे हैं वो होगा। तो एक सब्जेक्ट के साथ संबंध पूछेगा तो परिभाषा 150 वर्ड में लिखोगे और 100 वर्ड मिलेगा या 150 मैक्सिमम लिखोगे इसका। तो अगर संबंध बता रहे हो, 3-4 संबंध बता दिए, 3-4 अंतर बता दिए, हो गया पूरा। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है मानव विज्ञान और एवं राजनीतिक विज्ञान से संबंध देखें। तो इसको भी बड़ा सिंपल वे में उसी तरह देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी एक लाइन में डेफिनेशन देंगे कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है। फिर राजनीतिक विज्ञान में आ जाएंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या करता है? सरकार, सत्ता, राज, राजनीतिक अभिप्रेरणा, राजनीतिक दल, ठीक है, जैसी संकल्पनाओं का अध्ययन करता है। ये हमारा हो जाएगा क्या? डिफिनेशन एक में। और फिर लिखेंगे कि दोनों विषय एक दूसरे से गहन रूप से संबंधित हैं और फिर वो डायग्राम बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, अंतर संबंध लिखेंगे और पॉइंट लिखेंगे। तो दोनों विषय में देखें तो मानव के राजनीतिक विकास, सत्ता, सरकार का अध्ययन किया जाता है दोनों में। ठीक है। फिर से देखें दूसरे पॉइंट में तो दोनों में राज्य की संकल्पना कैसे उद्भव हुई उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर लिखेंगे कि दोनों में क्या होता है कि दोनों विषय में जो आधुनिक राज्य है, जो वर्तमान समय में आधुनिक राज्य है, वो उसको समझने के लिए अतीत या प्राचीन राजनीतिक प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं।
आधुनिक राज कैसे उद्भव हुआ, तो वो कैसे उद्भव हुआ, वो अतीत या प्राचीन राजनीतिक प्रणाली जैसी होगी, कैसे कैसे विकास हुआ, ये दोनों समझने के करते हैं कौन, मानव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और दोनों ही राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक प्रणाली में क्या क्या तब्दीलियां हुई या परिवर्तन हुआ, उसके कारकों का, प्रणाली के कारकों का, परिवर्तन के कारकों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में संबंध हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग अंतर पे। अंतर में सेम वैसे ही लिखा जाएगा, और जब समानता जानते हो, जो उसके बीच में सूक्ष्म अंतर है उसको लिख दोगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो क्या क्या लिखोगे, तो पहला लिखोगे कि पहला लाइन तो हमारा डेफिनेशन ही हो जाएगा, अंतर जो ऊपर बता रखा है क्या है, कि मानव का समग्र रूप से अध्ययन करता है क्या, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, वैसे ही अगर राजनीति की बोलोगे तो राजनीति में लिखोगे कि मानव की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। राजनीतिक प्रणाली के केवल मानव के राजनीतिक प्रणाली तक संबंधित होता है। दूसरा अंतर हम देख सकते हैं, एक तो हो गया समग्र रूप से, इसमें हम बोलेंगे कि राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसमें बोल देंगे कि जैविकी भी होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, इसमें बोल देंगे कि राजनीतिक प्रणाली में, राजनीतिक प्रणाली का जब अध्ययन करेंगे तो इस पे सामाजिक 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 सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रभावों का भी राजनीतिक प्रणाली पे अध्ययन करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का भी राजनीतिक प्रणाली में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें बोल देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो होंगे, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, ठीक है, और उनके व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। व्यवहारों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। फिर इसमें आ जाएंगे कि मुख्यतः क्या करता है, एंथ्रोपोलॉजी प्राचीन समाज की राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करता है। मुख्यतः प्राचीन समाज के करता है। जबकि अगर राजनीतिक शास्त्र में देखें, पॉलिटी में देखें, तो ये क्या करता है, आधुनिक समाज पे फोकस करता है। ठीक, अगर देखें फिर नेक्स्ट में, तो एक क्षेत्र कार्य, इसमें क्षेत्र कार्य किया जाता है राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए। क्षेत्र कार्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। वहीं पॉलिटी में क्षेत्र कार्य नहीं होता है, इसमें क्या, राजनीतिक सैद्धांतिक, जो राजनीतिक सैद्धांतिक होते हैं या सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत के आधार पे इसका शोध या रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मानव विज्ञान एवं इतिहास में संबंध। अब देखो इन दोनों में अंतर संबंध है, तो अंतर संबंध हम बोलेंगे, अंतर संबंध में क्या बोलेंगे कि इसका एक एक लाइन डेफिनेशन जो बताया था वही देंगे सेम, कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है। इतिहास में क्या दे देंगे, एक लाइन का डेफिनेशन दे देंगे कि इतिहास मानव के सांस्कृतिक 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 विकास का परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में अध्ययन करता है। तो क्या इसमें बोलेंगे, इतिहास में बोलेंगे कि इतिहास मानव के सांस्कृतिक विकास का परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में क्या करता है, इतिहास अध्ययन करता है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि क्या है दोनों में, अगर देखें तो दोनों में प्राक आद्य एवं ऐतिहासिक काल के संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ये प्राक आद्य ऐतिहासिक मालूम है, प्राक में क्या होता है, प्राक में सिर्फ और सिर्फ क्या, साक्ष्य के आधार पर, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास की
क्रमबद्ध स्टडी करते हैं, वो प्राक इतिहास बोला जाता है। आदि में क्या है? आदि में आदि में क्या है? एक तो पुरातात्विक साक्ष्य तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे साहित्य भी मिले या लिपि भी मिलेगा। साहित्य बोलना गलत है, लिपि भी मिलेगा, लेकिन लिपि पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, दोनों का साक्ष्य मिलता है, लेकिन लिपि पढ़ा नहीं गया है, तो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पे जो मिलता है और लिपि भी यहाँ पे रहता है, तो इसलिए इनको आद्य बोल जाता है। और ऐतिहासिक में क्या होता है? ऐतिहासिक में हमारा क्या होता है? एक तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, और दूसरा साहित्यिक साहित्यिक या लिखा हुआ लिपि साक्ष्य भी मिलता है, वो ऐतिहासिक में आ जाता है। तो ये तीनों का अध्ययन दोनों ही करते हैं, दोनों सब्जेक्ट करते हैं। प्राक, आदि और ऐतिहासिक काल में संस्कृति का अध्ययन दोनों विषय करते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा क्या हो जाएगा इनमें समानता। इसमें समानता है कि अगर देखें तो जो इतिहासकार हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो दोनों दोनों ही मानव के जो मानव होते हैं उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट में हमने बोला कि दोनों मानव एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो इतिहासकार हैं, ये दोनों ही मानव के सामाजिक सामाजिक आर्थिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक विकास के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन करते हैं। अर्थात कैसे मानव जब पसाड़ काल में था तो उसकी ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कैसे क्रियाकलाप थे, कैसे विकास था उस समय। आईबीसी में आया तो कैसा हो गया, उसके बाद वैदिक काल में आया तो कैसा हो गया, गुप्त काल में आया तो कैसा हो गया, अभी वर्तमान में पहुंचा तो कैसा हो गया। इन सब के सारे परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है दोनों में। सारे का मतलब सारे विविध पक्षों का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। ठीक है, इन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दोनों देखें तो दोनों मानव शास्त्री, ठीक है, मानव जो शास्त्री होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो संस्कृति के अध्ययन में, जो संस्कृति होता है उसके अध्ययन में, संस्कृति के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का क्या करते हैं? ऐतिहासिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं इतिहासकार क्या करता है कि मानव जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्षेत्र कार्य किए होते हैं, क्षेत्र कार्य के द्वारा जो डाटा होता है, डाटा इकट्ठा करते हैं, वो इतिहासकार क्या करते हैं? प्रयोग में करते हैं। तो देखो संस्कृत के अध्ययन में इतिहास हेल्प करता है, वैसे ही इतिहास को हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजी। कैसे? क्षेत्र कार्य के जो डाटा उपलब्ध होते हैं उसको प्रोवाइड करता है इतिहासकारों को। ठीक, अगर देखें तो दोनों में ही पुरातात्विक या फॉसिल एविडेंस होते हैं, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों विषय में पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य पे अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक के बारे में अध्ययन किया जाता है समकालीन। जिस समय का पुरातत्व साक्ष्य मिलता है या साहित्यिक साक्ष्य मिलता है, उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि समाज ऐसा होगा, आर्थिक व्यवस्था उसकी ऐसी होगी, राजनीतिक ऐसी होगी, सांस्कृतिक ऐसा होगा। इन सब का अनुमान लगाते हैं दोनों विषय। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? दोनों में समानता हो गया। अब अंतर लिखना हो तो अंतर में क्या करेंगे? आप डिफरेंस में देखो, डिफरेंस में एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री, इसमें फिर से वही घिसा पीटा समग्र रूप से अध्ययन करता है। इसमें क्या है? तो मानव के अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। इसमें जो संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, वो समग्र रूप से देखा जाता है, समग्र रूप से।
समग्र रूप से या समग्रता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक है, इसमें जो संस्कृति हम देखते हैं इतिहास में, वो संस्कृति जो देखते हैं वो परिवर्तन परिवर्तन एवं निरंतरता निरंतरता के आधार पे देखा जाता है। निरंतरता के आधार पे देखा जाता है। इसमें संस्कृति क्या एंथ्रोपोलॉजी में समग्र रूप से देखते हैं, समग्रता के दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि इसमें हिस्ट्री में संस्कृति को कैसे देखते हैं, परिवर्तन और निरंतरता के आधार पर देखा जाता है। फिर वही ये जैविकी अध्ययन करता है एंथ्रोपोलॉजी, ये नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट में अगर देखें तो इसमें जो क्षेत्र कार्य होता है, ये क्षेत्र कार्य करता है और इसके आधार पे डाटा प्राप्त करता है और डाटा के आधार पे तथ्यों का तथ्यों का निष्कर्ष देता है। ठीक है, जबकि हिस्ट्री में क्या होता है, क्षेत्र कार्य नहीं होता है। यहाँ पे साहित्यिक जो साहित्यिक हैं, साहित्यिक साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे ये अपना रिसर्च करता है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी किस पे करता है, क्षेत्र कार्य से करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये एक व्यवहारिक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या माना जाता है, एक व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। ठीक है, जबकि इसका किससे संबंध है, मानविकी से। ठीक है, हिस्ट्री का। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मानव विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान में संबंध देखते हैं। तो इन दोनों को देखने में, अब मानव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में संबंध देखना है तो एक लाइन में इसको बोलो कि मानव की समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान में। चिकित्सा विज्ञान में क्या होता है, मुख्यतः क्या किया जाता है, रोगों का अध्ययन किया जाता है या रोगों का निदान उपचार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में। फिर बोलोगे कि दोनों एक दूसरे से गहन रूप से संबंध है। ठीक, और यहाँ पे पॉइंट लिखोगे। तो संबंध कैसे है दोनों का, तो दोनों चिकित्सीय मानव विज्ञान या अर्थात, या इसको इजी वे में बोलो, ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं। तो दोनों का संबंध देखें तो मानव के चिकित्सा में है, मानव के पोषण में है, पोषण की जानकारी होती है। ठीक है, दोनों का लगाव है। इसी में जनसंख्या आनुवांशिक का अध्ययन दोनों में किया जाता है। ठीक है, दोनों में पोषणात्मक पारिस्थितिकी कि हमारा कैसा है पोषणात्मक पारिस्थितिकी, दोनों में महामारी जैसे कोविड चल रहा है, महामारी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखें तो दोनों में क्या है, मानव की चिकित्सा, पोषण, जनसंख्या आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी या इसको पोषणात्मक पारिस्थितिकी, महामारी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत सारे डायमेंशन और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन छोटे में। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो सकता है कि दोनों ही मिलती जुलती मेथड का प्रयोग करते हैं रिसर्च में या शोध में। दोनों ही मिलती जुलती मेथड का प्रयोग करते हैं रिसर्च में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा। ठीक, अब डिफरेंस में आ जाएंगे तो डिफरेंस में हमारा क्या हो जाएगा कि पहले हम तो घिसा पिटा वही बोलेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, जबकि चिकित्सा में बोलेंगे कि रोगों की डायग्नोस्टिक एवं उपचार का, मतलब रोग का निदान। तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मेडिकल साइंस में देखें तो इसमें समग्र रूप से स्टडी किया जाता है मानव का, लेकिन इसमें मानव के रोग का निदान एवं उपचार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, इसमें मनुष्य के सामाजिक
और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। जबकि इसमें क्या किया जाता है, नहीं अध्ययन किया जाता है। इसमें जो अध्ययन किया जाता है, रोग का अध्ययन किया जाता है, डिजीज का, वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। कैसे? सामाजिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ठीक, परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जबकि इसमें जो मेडिसिन में है, चिकित्सा विज्ञान में, इसमें रोग का अध्ययन कैसे किया जाता है, जैविकी जैविकीय परिप्रेक्ष्य से किया जाता है, जैविकीय दृष्टिकोण से किया जाता है। कैसे? जैविकीय दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा अंतर है। अब आ जाए कि अगर और भी अंतर लिखना है तो बहुत सारे लिख सकते हैं। कैसे? कि इसमें मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है, विकास मतलब इवोल्यूशन का। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, नहीं अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में कहाँ करेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्र कार्य पे आधारित होता है, रिसर्च क्षेत्र कार्य पे होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो रिसर्च देखें तो बेसिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट पे होता है या प्रयोग के आधार पे होता है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, भूविज्ञान का। तो भूविज्ञान में सेम मानव विज्ञान का डिफिनेशन देंगे कि मानव विज्ञान समग्र रूप से मानव का अध्ययन करता है। ठीक, भूविज्ञान का देंगे, भूविज्ञान मुख्यतः पृथ्वी के आंतरिक संरचना एवं बाह्य पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना प्लस बाह्य बाह्य पर्यावरण का अध्ययन करता है। और फिर दिखाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। फिर पॉइंट लिखेंगे क्या, कि कैसे, जैसे दोनों ही फॉसिल्स एविडेंस या जीवाश्म, पूरा जीवाश्म बोले या पूरा तात्विक जीवाश्म बोले, फॉसिल एविडेंस, फॉसिल एविडेंस का क्या भूगर्भ या भूविज्ञान से, भूविज्ञान से संबंध है कि नहीं, भूविज्ञान से संबंध है। जितने भी फॉसिल एविडेंस मिलते हैं वो कहाँ से, भूविज्ञान से। और इन्हीं दोनों का उपयोग भूविज्ञान भी करता है और मानव विज्ञान भी करता है। ठीक, तो इसमें जो फॉसिल एविडेंस होते हैं या पूरा जीवाश्म होता है, वो उनका खोज किया जाता है, दोनों खोज करते हैं इसका। साथ ही में उत्खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। तो फॉसिल्स का उत्खनन मानव विज्ञान भी करेगा, भूविज्ञान भी करेगा, तो दोनों करते हैं। और दोनों ही में एक जो काल, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी या कलानुक्रम कहें, क्रोनोलॉजी या कलानुक्रम, उसका निर्धारण किससे किया जाता है, तो भूविज्ञान, भूविज्ञान के प्रविधियों के द्वारा किया जाता है। कैसे? कैसे कि अगर मान लो कि अगर एविडेंस मिल रहा है, ये मान लो पृथ्वी का सतह है, ये नीचे से ऊपर है सतह, अगर यहाँ पे कोई फॉसिल मिल गया और यहाँ पे मिल गया, दो जगह फॉसिल मिला और एक ही जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन पूछा जाएगा कि कौन ओल्ड है कौन न्यू है, तो ये वाला जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे पुराना होगा और सबसे ऊपर वाला क्या होगा, न्यू होगा फॉसिल। तो इसके बोलते हैं भूस्तरीय या स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, या भूस्तरीय विन्यास के आधार पे क्या करते हैं, हम इनके जीवाश्मों का एज या आयु को क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक, फिर क्या है इन दोनों में संबंध, नेक्स्ट नेक्स्ट संबंध अगर देखें तो मानव विज्ञान में मानव, प्रकृति, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी में देखें, दोनों में संबंध देख रहे हैं तो मानव, इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, फिर नेचर का अध्ययन किया जाता है और कल्चर का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है। वैसे ही भूविज्ञान में, अगर भूविज्ञान में देखें तो भूविज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ते हैं। इसमें भी जीव जीव प्रकृति के संबंधों के बारे में पढ़ा जाता है। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं,
यहाँ पे भी प्राणी, प्रकृति और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इस यहाँ पे भी इकोलॉजी में जो भूविज्ञान की एक शाखा है इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान, उसमें जीव, प्रकृति और कल्चर का अध्ययन किया जाता है। ठीक, देखो नेक्स्ट अगर देखें तो दोनों में संबंध, तो सामाजिक सांस्कृतिक जो मानव विज्ञान है, एक ब्रांच है सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, मानव विज्ञान, उसका संबंध देखें तो सामाजिक भूगोल से भी होता है। दोनों में समानता है। सामाजिक भूगोल में भी हम यही अध्ययन करते हैं लगभग जो मानव विज्ञान के सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भूगोल ये मानव विज्ञान की शाखा है और सामाजिक भूगोल भू विज्ञान की शाखा है। ये दोनों का विषय भी क्या है, समान है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये दोनों विषय क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अब डिफरेंस में देखो तो डिफरेंस में क्या क्या है, तो पहला तो यही हो जाएगा कि मानव विज्ञान में क्या समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। मानव का मानव विज्ञान का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, इसमें समग्र रूप से देखेंगे, जबकि इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें मानव के उद्भव, इवोल्यूशन कैसा हुआ, उद्भव और विकास का चर्चा किया जाता है किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। जबकि इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ उसकी चर्चा किया जाता है। ठीक है, इसमें जैविक जैविक विशेषता का अध्ययन किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र कार्य पे अपना शोध करता है, क्षेत्र कार्य पे। ठीक है, ये इसका रिसर्च कैसा होता है, प्रयोगात्मक होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी में देखें तो इसमें संस्कृति को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो मानव संबंधित संस्कृति को क्या किया जाता है, इसमें केंद्रीय स्थान दिया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अध्ययन को क्या जाता है, केंद्रीय स्थान दिया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके बाद सिर्फ ये हमारा लास्ट है अंतर संबंध, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। मानव विज्ञान और जीव विज्ञान का अंतर संबंध देखना है तो ये बड़ा इजी है, और आप लोग बायोलॉजी के बारे में जानते ही हैं और मानव विज्ञान के बारे में बता ही दिया। तो मानव विज्ञान का परिभाषा लिखोगे, क्या लिखोगे तो इसमें लिखोगे कि मानव विज्ञान मानव के संपूर्णता से अध्ययन करता है। ठीक, जीव विज्ञान में क्या लिखोगे कि जीव विज्ञान जीव एवं उसके जैविक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान जीव एवं उसके जैविक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। फिर बताओगे कि ये दोनों विषय अंतर संबंध है, और फिर यहाँ पे पॉइंट में लिखना स्टार्ट करोगे। तो दोनों में देखेंगे तो दोनों में जैविकीय पृष्ठभूमि की बात होती है, ठीक है, दोनों में जैविकीय विभिन्नता की स्टडी किया जाता है। ठीक है, विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। दोनों में उद्विकास बोले या इवोल्यूशन है, वो चाहे मानव का हो चाहे जीव का हो या किसी के उद्विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। दोनों में किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पे किया जाता है, साक्ष्यों के आधार पे दोनों में किया जाता है उद्विकास का। ठीक है, फिर इसमें क्या है, दोनों में देखें तो जेनेटिक्स या आनुवंशिक दोनों में अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या आनुवंशिकी बोला जाए, जनसंख्या आनुवंशिकी, ये दोनों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी में और भी जोड़ो, जैसे पोषण का अध्ययन दोनों में किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का, दोनों में बीमारी का, मानव बीमारी हो महामारी हो, चिकित्सा का जितना बोले थे वो सब जोड़ लो, बीमारी, ठीक है, महामारी, दोनों में अध्ययन किया जाता है। ठीक,
तो ये हमारा क्या होगा, समानता होगा। समानता में एक और जोड़ सकते हो कि दोनों में जो जेनेटिक्स के तकनीक है, तकनीक है, दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, दोनों में अगर कहें तो डीएनए का एनालिसिस किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी दोनों में किया जाता है, ठीक है। जीन रिकॉम्बिनेशन, अगर जीन रिकॉम्बिनेशन देखें तो दोनों में उपयोग किया जाता है। क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम दोनों में होता है तो क्रोमोसोम का विश्लेषण मानव विज्ञान में भी किया जाता है, जीव विज्ञान में किया। तो जितने जेनेटिक्स से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी हैं वो सारा उपयोग किया जाता है मानव विज्ञान में भी और जीव विज्ञान में। तो इस तरह हम समानता देख सकते हैं। अब असमानता की बात करें या अंतर की बात करें कि पहला पहला अंतर क्या है, ये मानव का समग्र रूप से अध्ययन करता है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या करता है, मानव के केवल केवल जैविक पक्षों का अध्ययन करता है, केवल जैविक पक्षों का अध्ययन करता है, ठीक है। ये संस्कृति संस्कृति समाज का अध्ययन करता है मानव के, लेकिन ये नहीं करता है, ठीक। अगर देखें इसमें जो अध्ययन किया जाता है जैविक पक्षों का, एंथ्रोपोलॉजी में भी जैविकीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है, वो सामाजिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जैविक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैविकीय परिप्रेक्ष्य से किया जाता है, जैविकीय पक्षों का, ठीक है, जैविकीय पक्षों का प्राणी या जीव के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अंतर हम लोग देखते आ रहे हैं, इसमें क्षेत्र कार्य का ये प्रयोग किया जाता है रिसर्च में, जबकि बायोलॉजी में देखें तो इसमें प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसका रिसर्च में प्रयोग किया जाता है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी क्षेत्र कार्य को रिसर्च में प्रयोग करता है, ठीक। इसमें क्या होगा, मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है कि मानव कैसे इवोल्यूशन हुआ या इवॉल्व हुआ, उसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। वहीं यहाँ पे देखें तो बायोलॉजी में एक सेल यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय से कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, उसके उद्भव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक विस्तार रूप से अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, जबकि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में चर्चा किया जाता है। तो ये हमारा अंतर रहा क्या, एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी में। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या क्या संबंध है, किस विषयों के साथ एंथ्रोपोलॉजी का संबंध है और एंथ्रोपोलॉजी क्या है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें मैसेज करके या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।